हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें पहला है फॉर द टाइम बीइंग, जिसका मतलब होता है फ़िलहाल के लिए या कुछ समय के लिए या कुछ देर के लिए। स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का फॉर द टाइम बीइंग प्लस कंप्लीट सेंटेंस। फ़िलहाल के लिए हमें इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग वी शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस एंड फोकस ऑन आवर स्टडीज़। एंड के बाद आप शुड लगा भी सकते हैं। फ़िलहाल या कुछ समय के लिए तुम्हें ये शहर छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा। For the time being, you will have to go somewhere else leaving this city. For the time being, you will have to go somewhere else leaving this city. Somewhere else का मतलब है कहीं और। फ़िलहाल के लिए तुम्हें कहीं छिप जाना चाहिए क्योंकि पुलिस तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। For the time being, you should hide somewhere because the police is searching for you frantically. For the time being, you should hide somewhere because the police is searching for you frantically. फ़िलहाल के लिए तुम ही हो जो उसकी देखभाल कर सकते हो। For the time being, you are the one who can take care of him. For the time being, you are the one who can take care of him. You are the one का मतलब यहाँ पर हुआ कि तुम ही हो। You are the one who तुम ही हो जो। फ़िलहाल के लिए तुम उससे मिलने वहाँ जा सकती हो। For the time being, you can go there to meet him or her. For the time being, you can go there to meet him or her. फ़िलहाल के लिए तुम्हें आज इस काम को अकेले करना पड़ेगा। For the time being, today you will have to do this work alone. For the time being, today you will have to do this work alone. नेक्स्ट है what is और what was there to। प्रेजेंट में रहेगा तो is का यूज़ करेंगे और पास्ट की बात को बताना रहेगा तो was का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज़ देयर टू लाफ। वो तो तुम्हारा मंगेतर है और उसके सामने जाने में या उसके सामने बैठकर उससे बातें करने में शर्माने वाली क्या बात है। He is your fiance and what is there to feel shy about going to him or talking to him sitting in front of him. Talking to him sitting in front of him का मतलब हुआ उसके सामने बैठकर बातें करने में या बात करते हुए शर्म वाली क्या बात है, शर्म करने वाली क्या बात है। He is your fiance and what is there to feel shy about going to him or talking to him sitting in front of him. इसमें फूट फूट कर रोने वाली क्या बात है। What is there to weep bitterly, या ऐसे भी बोल सकते हैं What is there to cry bitterly.
इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें उसे गाली देने वाली क्या बात है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन इट, व्हाट इज़ देयर टू अब्यूज़ हिम। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन इट, व्हाट इज़ देयर टू अब्यूज़ हिम। 3 नंबर पे हमारा स्ट्रक्चर है विल नॉट हेल्प और विल नॉट वर्क का मतलब होता है से काम नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर है जस्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस विल नॉट हेल्प। इसमें हंसने वाली क्या बात है, केवल हंसने से काम नहीं चलेगा। व्हाट इज़ देयर टू लाफ, जस्ट लाफिंग विल नॉट हेल्प और वर्क। What is there to laugh, just laughing won't help, या just laughing won't work। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अगर भविष्य में कुछ पाना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। Just reading won't help you, if you want to get something in the future you will have to work hard। Just reading won't help you, if you want to get something in the future you will have to work hard। केवल अंग्रेजी के छोटे छोटे वाक्यों से या अंग्रेजी के छोटे वाक्यों के बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए अंग्रेजी में छोटे बड़े सभी वाक्यों को बोलना ही पड़ेगा। इस पर बोलने की बात पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जिसमें गॉट टू का यूज़ करेंगे। जस्ट स्पीकिंग ए स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश वोंट हेल्प यू, यू विल हैव गॉट टू स्पीक ऑल स्मॉल एंड लॉन्ग सेंटेंसेस इन इंग्लिश टू become a fluent speaker। केवल क्रिकेट खेलने से काम नहीं चलेगा। जस्ट प्लेइंग क्रिकेट वोंट वर्क और वोंट हेल्प। एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए अंग्रेज़ी की अच्छी जानकारी होनी ज़रूरी है। It is necessary to become a good cricketer to have sound knowledge of English। Just playing cricket won't help, it is necessary to have sound knowledge of English to become a good cricketer। Just playing cricket won't help, it is necessary to have sound knowledge of English to become a good cricketer। नंबर 4 पर है एक्ट 1 सेज। इसका मतलब होता है अपनी उम्र का लिहाज करना। एक्ट 1 सेज स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्ट। जिसके बारे में बोलना है वो लिखेंगे माई एज, हीज एज, हर एज, देयर एज। उसके बाद सेंटेंस का बचा कुचा जो भाग होगा वो लिखेंगे। कभी तो अपनी उम्र का लिहाज किया करो। डू एवर एक्ट योर एज। डू एवर पर स्ट्रक्चर अभी हमने हाल फिलहाल में वीडियो बनाकर अपलोड किया है, नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देखें। कभी तो तुम्हें अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। डू एवर यू शुड एक्ट योर एज। डू एवर यू शुड एक्ट योर एज। कभी कभी आदमी को अपनी उम्र का लिहाज करना ही चाहिए, मतलब इस बात पर जोर दिया जा रहा है। Sometimes a man must act his age। Sometimes a man must act his age। कम से कम तुम्हें तो अपनी उम्र का लिहाज करना ही चाहिए। At least you must act your age। At least you must act your age।
वे लोग अपनी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग देयर एज। दे आर एक्टिंग देयर एज। वो अपनी उम्र का लिहाज कर रहा था। ही वॉज एक्टिंग हिज एज। ही वॉज एक्टिंग हिज एज। वह अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं किया करती थी। She did not used to act her age at all. या she would not act her age at all. नंबर 5 पे है इन टर्म्स ऑफ। इसका मतलब होता है के मामले में। सुविधा के मामले में ये जगह ठीक नहीं है। इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज दिस प्लेस इज नॉट गुड। इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज दिस प्लेस इज नॉट गुड। अंग्रेजी सिखाने के मामले में आप किसी इंग्लिश टीचर से कम नहीं हो। इन टर्म्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। In terms of teaching English, you are nothing short of an English teacher. यहाँ पे कोई के लिए एनी का यूज़ नहीं होगा क्योंकि नथिंग खुद एक निगेटिव वर्ड है। अंग्रेजी पढ़ाने के मामले में आपका बेटा भी किसी से कम नहीं है। In terms of teaching English, your son is second to none. In terms of teaching English, your son is second to none. अंग्रेजी बोलने के मामले में किसी से कम नहीं हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। In terms of speaking English, I am second to none. In terms of speaking English, I am second to none. नंबर 6 पर है none other than। इसका मतलब होता है कोई और नहीं बल्कि। स्ट्रक्चर है सेंटेंस। सबसे पहले अपना सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये दो भाग में हमारा सेंटेंस होगा इसलिए पहला भाग कंप्लीट सेंटेंस हम लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। कल रात उस घर में चोरी हुई। वह चोर कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा है। लास्ट नाइट अ थेफ्ट वॉज कमिटेड। ये पैसिव में बन रहा है। थेफ्ट वॉज कमिटेड इन दैट हाउस एंड दैट थीफ इज नन अदर देन योर सन। लास्ट नाइट अ थेफ्ट वॉज। थेफ्ट का मतलब चोरी होता है। अ थेफ्ट वॉज कमिटेड। कमिट का मतलब करना। कमिट अ थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना। लास्ट नाइट अ थेफ्ट वॉज कमिटेड इन दैट हाउस एंड दैट थीफ इज नन अदर दैन योर सन। और वह चोर कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा है। दैट वह काबिल तारीफ़ इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका बड़ा बेटा है जिसने इस काम को करने का अटल संकल्प लिया है। ऐसा आप बोल सकते हैं कभी खुद से? नहीं बोल सकते हैं। वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। दैट प्रेज वर्दी पर्सन इज नन अदर दैन योर एल्डर सन हु हैज़ टेकन अ फर्म रेजोल्यूशन टू डू दिस वर्क। टेक अ फर्म रेजोल्यूशन का मतलब होता है अटल संकल्प लेना, दृढ़ संकल्प लेना। That praiseworthy person is none other than your elder son who has taken a firm resolution to do this work. praiseworthy का मतलब होता है
वैसा इंसान जो तारीफ़ के लायक हो, यानी काबिल तारीफ़। वह महान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप हैं, जिसने कल मंदिर में 1000 गरीबों को खाना खिलाया। ऐसा सेंटेंस आपको कहाँ मिलेगा? That great person is none other than you who fed 1000 poor people in the temple yesterday. फीड का मतलब खिलाना होता है। फीड का सेकेंड फॉर्म फेड होता है, मतलब खिलाया। That great person is none other than, वह आदमी या वह इंसान कोई और नहीं बल्कि आप हैं। हु फेड 1000 पुअर पीपल, जिसने 1000 गरीबों को खाना खिलाया। इन द टेम्पल, मंदिर में। यस्टरडे, कल। 7 नंबर पर है इन्फैचुएटेड विद समवन और समथिंग, किसी इंसान या किसी चीज़ के प्यार में पागल या दीवाना हो जाना या किसी पर फिदा हो जाना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फैचुएटेड विद प्लस मी, हिम, हर, देम। वह अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में पागल है या वह अपनी गर्लफ्रेंड से फिदा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ही इज़ इन्फैचुएटेड विद हिज गर्लफ्रेंड। ही इज़ इन्फैचुएटेड विद हिज गर्लफ्रेंड। वह अपनी मातृभाषा के प्यार में पागल है। He is infatuated with his mother language. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिला है, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर करें। वे लोग अपने देश के प्यार में दीवाना हैं। दे आर इन्फैचुएटेड विद देयर कंट्री। 8 नंबर पर है इट हैज़ बीन प्लस टाइम, मतलब समय को दर्शा रहा है ये कहते हुए कि हो गए हैं, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए, 4 दिन हो गए, 4 साल हो गए। उस बात को, इस बात को दर्शाने के लिए इसे स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। हमें पहला सेंटेंस है, हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 5 साल हो गए हैं या हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 5 years टू मी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इट हैज़ बीन 5 years टू मी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। हमें यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 10 years टू मी लिविंग हेयर। इट हैज़ बीन 10 years टू मी लिविंग हेयर। मुझे विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए 8 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 8 years टू मी टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। इट हैज़ बीन 8 years टू मी टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स।